जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट से जो निस्संदेह आपके मन में रोष की भावना तो उत्पन्न करेगी ही करेगी, साथ ही साथ आपको थोड़ा दुखी भी कर सकती है, क्योंकि ये रिपोर्ट है भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत आगे बढ़ा रहा है। आप सबको पता है कि एक तरफ भारतीय वायुसेना की तेजस मार्क 1A की फ्लीट इंजन सप्लाईज के चलते काफी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है, और हम लोग ये उम्मीद में थे कि कहीं सेम प्रॉब्लम हमें जो बेसिकली F414 इंजन प्रोग्राम है इनके साथ देखने को ना मिले, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम को हर्डल फेस हुआ तो निसंदेह भारत के तेजस मार्क 2 और टेडबीएफ जैसे जो प्रोग्राम है ये बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। लेकिन एक राहत की खबर इस प्रोग्राम को लेकर तब आई थी जब ये कहा गया था कि जो प्राइस नेगोशिएशन है ये ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं और बस एक औपचारिकता ही बची है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की। उसके बाद जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है ये भारत में शुरू हो जाएगी। लेकिन अब इसमें एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया के हवाले से बात माने तो जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में जो डील फाइनलाइज होनी थी, इस पर सिग्निफिकेंट हर्डल फेस हुआ है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक ने अचानक से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा दिया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 80% जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज करने का। अब अगर हम प्राइस की बात करें जो कि 99 F414 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग में एस्टिमेट की जा रही थी, वो पहले जो सहमति बनी थी $1 बिलियन की बनी थी, लेकिन अब इसमें $500 मिलियन का इजाफा हो गया है अचानक से, और अब इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ये $1.5 बिलियन बताई जा रही है। यानी अचानक से $500 मिलियन का जो इजाफा है वो हमें इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिला है। और अभी भी जो प्राइस नेगोशिएशन है ये चल रहे हैं और भारत पूरे मामले को शॉर्टलिस्ट करने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार ये क्या कारण से जिसके चलते अचानक से जो प्राइस है ये बढ़ाए गए हैं। हालांकि अब अगर आप ये सोचते हैं कि इसके वजह से जेट इंजन जो डील है इसमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो फिलहाल प्रयास तो यही किया जा रहा है और एचएएल ऑप्टिमिस्टिक भी है इसको लेकर के कि जो मार्च से पहले डील है उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा, और जो रिवाइज प्राइसिंग है इसको लेकर जो डिस्कशंस है वो चल रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर जो दोनों पार्टीज़ हैं वो लगातार जो एग्रीमेंट है उसको म्यूचुअली एक्सेप्ट करने के रफ्तार क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है इस डील को इनकार करने का, क्योंकि अगर हम F414 इंजन की डील को इनकार भी कर देते हैं तो फिर हमारे पास तेजस मार्क 2 में यूज़ करने के लिए कोई सूटेबल पावर प्लांट फिलहाल तो नहीं है जो तत्काल तौर पर हम उसका प्रबंध कर सके। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये कहना है कि फिलहाल अभी दोनों पार्टीज के बीच में बातचीत चल रही है और मार्च के पहले डील को हम फाइनलाइज कर लेंगे। F414 इंजन हमारे लिए क्रिटिकल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक नहीं बल्कि तीन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हमारे अब इसी पे डिपेंडेंट हैं। F414 इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में किया जाएगा, F414 का इस्तेमाल AMCA मार्क 1 में किया जाएगा, और अब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के जो इनिशियल वेरिएंट है उनमें ही जो F414 इंजन है उनका यूज़ होना है। और अगर यहाँ पर टीओटी की बात ना होती तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्राइस थोड़े कम होते, लेकिन क्योंकि भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है, और इसके चलते अमेरिका की तरफ से जो प्राइस है ये बढ़ाए गए हैं। लेकिन आगे चल के ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ अगर सामान्य रहा तो फिर जो डील है इसमें हमें जो तेज़ी है वो देखने को मिलेगी, और जनरल इलेक्ट्रिक जो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा है ये चरणबद्ध तरीके से यूटिलाइज करी जाएगी। और एक्सपर्ट्स एक बार फिर से इसी चीज़ को इंगित करते नजर आए हैं कि जब तक आपके पास खुद का जेट इंजन नहीं होगा आपको ऐसी चीज़ों से फिर बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अब हम चाहें भी तो हम दूसरे इंजन की तरफ स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात हमें ऐसा कोई इंजन इस कैटेगरी में नज़र नहीं आता जो 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सके और तेजस के लिए सूटेबल हो। जो लोग AL31 की सलाह दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि AL31 तेजस मार्क 2 के डिज़ाइन के हिसाब से ज़्यादा बड़ा भी है और ज़्यादा भारी भी है, और अगर हमने उसको यूटिलाइज करने की बात सोची, उसको इंटीग्रेट करने की बात सोची, तो हमें तेजस मार्क 2 हो या AMCA हो या टेडबीएफ हो, इसे मेजर मॉडिफिकेशन से गुजारना पड़ेगा। और निस्संदेह ये भारतीय वायुसेना के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि एयरक्राफ्ट को रीडिज़ाइन करना, एयरक्राफ्ट को फिर से तैयार करना, इसमें कम से कम 4 वर्षों का समय और लग जाएगा, और इस समय भारतीय वायुसेना इतनी बड़ी डिले को अफोर्ड करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि सेम केस हमें तेजस मार्क 1A के साथ देखने को मिला था, जब कुछ लोगों ने कहा था कि क्यों ना हम जो दूसरे इंजन है उन पे स्विच कर जाते हैं, जैसे कि जो तेजस मार्क 1 है इसमें पहले F414 इंजन को यूज़ किए जाने की सलाह दी जा रही थी। तो सेम केस उसमें भी है कि अब ये एयरक्राफ्ट इस प्रकार से डिज़ाइन हो चुके हैं कि किसी नए इंजन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें जो डिज़ाइन है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो F414 है ये ज़्यादा बड़ा होगा तेजस मार्क 1A के परिप्रेक्ष्य में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी प्रभावित होगी, और हैवी होने के चलते इसमें जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं।
अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो अब हमारे पास तेजस मार्क 1 मार्क 2 के लिए सिर्फ F414 ही एक ऑप्शन है और जितनी जल्दी ये डील फाइनलाइज हो जाएगी हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। एक तरफ जहां भारतीय थल सेना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है और जब से पिनाका मार्क 3 की बात सामने आई है तो उत्साह एक और ही नए लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच मीडिया से बात करते हुए भारतीय थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो निस्संदेह भारतीय सेना के इंटेंशंस को प्रदर्शित करता है। थल सेना प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च के पहले पहले पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए 2 मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाने हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट में पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा 5,700 करोड़ रुपए का और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा 4,500 करोड़ रुपए का। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो कि 5,700 करोड़ रुपए का है, इसमें जो हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड है या एमुनेशन है ये खरीदे जाएंगे और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो कि 4,500 करोड़ रुपए का है, इसमें एरिया डिनाइल म्यूनिशंस जो है ये खरीदे जाएंगे और ये प्रदर्शित करता है कि भारत अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को किस लेवल तक इनहेंस करना चाहता है। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जो 5,700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ऐसे एमुनिशन सप्लाई किए जाएंगे जो कि 45 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ होंगे। इसमें हाई एक्सप्लोजिव प्रीफ्रेगमेंटेड सेल्स होंगी जो कि मैक्सिमाइज डैमेज देंगी एनिमी के कॉलम्स को या एनिमी के मूवमेंट को। और इसके अलावा जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है ये 4,500 करोड़ रुपए का है। इसमें 37 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली जो म्यूनिशंस है ये खरीदे जाएंगे जो कि बेसिकली एनिमी के आर्मर्ड कॉलम्स को टारगेट करेंगे। इसमें एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइनलेट्स होंगी जो कि हमें देखने को मिलेंगी और यही कारण है कि भारतीय थल सेना अपने इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर काफी उत्साहित है। भारतीय थल सेना प्रमुख ने पहले भी कहा कि आने वाले एक दशक में आप देखेंगे कि भारतीय सेना की जो आर्टिलरी कैपेबिलिटी है ये स्वदेशी हथियारों के दम पर कितनी ज्यादा यहाँ पर इनहेंस होने वाली है, क्योंकि एक तरफ पिनाका जैसे सिस्टम होंगे तो आने वाले दशक में आपको बड़ी संख्या में जो एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम है ये भी देखने को मिलेंगे जिनसे भारतीय सेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अगली वीडियो में बात कर लेते हैं एरो इंडिया 2025 के बारे में। एरो इंडिया 2025 वो इवेंट है जिसका इंतजार हम और आप बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ बहुत सारे इंडिजिनस प्रोग्राम अनवील होंगे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, बल्कि इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा का विषय होने वाली है और वो है एरो इंडिया 2025 में जो 114 राफेल फाइटर्स है इन पर एक बड़े निर्णय का आना। जी हाँ, मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि एरो इंडिया 2025 में HAL और जो डसॉल्ट एविएशन के अधिकारी हैं इनके बीच में एक बड़ी प्रमुख बातचीत हो सकती है जिसके अंतर्गत एक लंबे समय से रुका जो प्रोग्राम है ये आगे मोमेंटम को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कुछ इस मामले के जानकार लोगों का कहना है कि जो अभी तक अड़चनें आई थी ये बेसिकली TOT और प्राइस को लेकर के थी और अब ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लगातार दबाव के बाद ये चीज़ें लगभग शॉर्ट आउट हो चुकी हैं और उसमें कभी भी बड़ा निर्णय आ सकता है। खैर, अगर हम टेंडर प्रोसेस की बात करें तो कितना भी जल्दी हम कर लें 1 से 1.5 साल फिर भी लग ही जाएगा, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, उसके बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन, फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का फेज हमें देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।